करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें आपकी हिंदी की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, सीडीपी बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे, मैथ्स के सॉल्व पेपर करेंगे पूरा ए टू जेड, आपके ईवीएस के पूरे यानी पर्यावरण के ए टू जेड सॉल्व पेपर करेंगे। इसके साथ आपका जो संस्कृत लैंग्वेज रहेगा उसका भी हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो सभी के लिए अभी कंपलसरी रहेगा, हिंदी, बाल विकास, मैथ्स और ईवीएस सभी के लिए कंपलसरी है, और बाद में संस्कृत लैंग्वेज भी हम करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए। देखिए सभी लोग कि 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, तो उसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक, ये आपको 1 से डेढ़ घंटे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न पूछा गया था। तो भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, तो साहित्यिक प्रकार से जो है पुस्तकें होनी चाहिए। इसके बाद जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि मौन वाचन का सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। देखिए मौन वाचन के लिए गद्य होती है, कहानी होता है, उपन्यास होता है, ये तीनों मौन वाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियाँ होती है। लेकिन कविता यह होता है मौन वाचन नहीं होता, क्योंकि कविता कहीं से रसानुभूत होती है, रस के अनुभूत, उसको गाकर या बोलकर या तुकांत मिला के जो है बोला जाता है। तो मौन वाचन के लिए कविता नहीं हो सकती, क्योंकि मौन वाचन में आप कविता पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कविता रसानुभूत होती है। अगला प्रश्न, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। देखिए बोलना किस कौशल में महत्वपूर्ण होता है, तो जो बोलना होता है वह अलंकारिक भाषा के प्रयोग में महत्वपूर्ण होता है। ये आपके एमपीटेट 2022 के एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं। और क्या क्या प्रश्न पूछे गए पूरा ए टू जेड सॉल्व आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक यहाँ पे आपको सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीखने, खालिस्तान, आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच जो है किसके दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो सीखने को प्रभावित करना यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी लोग जानते हैं सीखने के लिए आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों के संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को जो है प्रभावित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, के लिए और संबंध वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रत्येक प्रश्न को। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न हिंदी पेडागॉजी से पूछा गया था कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इनमें से किस में प्रयोग होता है। देखिए आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, कई बार रिपीट भी होता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। बाकी सभी सॉल्व पेपर 15 मार्च तक के पूरे सॉल्व पेपर हम कर चुके हैं ए टू जेड। तो सभी लोग जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रीवियस पेपर सॉल्व का, तो जाइए देखिए, क्योंकि एग्जाम के पहले प्रीवियस सॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समान से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है, तो वो जानते हैं निगमन। निगमन में जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, इसमें सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि अक्षर कार्डों द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना आदि निम्न में से क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जिनमें अक्षर कार्ड द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं, शब्द के जो हिज्जे होते हैं और अक्षर पूर्ति करना, इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको फ्लैश कार्ड विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैश कार्ड विधि में ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जो है होती है। अगला, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक जो पक्ष होता है वह क्या होता है, प्राककथन होता है। ये एमपीटेट वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न है, और ए टू जेड जो ईएसवी ने, व्यापम ने सही आंसर माना वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। किसी आंसर पे दिक्कत आएगी तो हम आपसे शेयर कर देंगे, और आपको लग रहा है कि इसका नहीं ऐसा होना चाहिए तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। तो इनमें से कौन से एक अशुद्ध उच्चारण बताना है। अक्षर ज्ञान, प्रयत्न लगाओ, या तो अक्षर ज्ञान या तो प्रयत्न लगाओ, या वाग केंद्रियों के विकार। तो वाग केंद्रियों नहीं होता, वाग केंद्रियों में विकार। तो यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे सही दिए। तो सिंपल सा प्रश्न था, इतना टफ कठिन नहीं था कि जितना परेशान कर सके आप लोगों को यह प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न से भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या है। समान उद्देश्य का मतलब क्या होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात को कह सकें, दूसरों की बात सुन सकें, यही होता है। यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न का राइट आंसर जान लेते हैं कि एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार कौन सा होगा। तो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है, चिंतन भाषा को निर्धारित नहीं करता, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जी हाँ, वाइगोस्की क्या कहना है, भाषा एवं चिंतन क्या होते हैं, वे एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सी ऑप्शन इधर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि हिंदी में एक ध्वनि के लिए क्या होता है। एक संकेत होता है, दो संकेत, तीन संकेत या कोई संकेत नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी में एक जो ध्वनि होता है, तो हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है। एक ध्वनि के लिए कितने संकेत होते हैं? एक ही संकेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण इनमें से किसकी मुख्य पाठ्य पुस्तक है? भाषा की, सुनने की, त्रुटि की या अशुद्धता की बात कर रहे हैं। तो व्याकरण इनमें से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु कहला जाती है? तो वह भाषा की पाठ्य वस्तु कहला जाती है। व्याकरण किसकी होगी? भाषा की पाठ्य वस्तु कहला जाती है। व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? 5, 3, 4, 2। ये प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत इजीली प्रश्न है। तो व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सभी लोग बताइए कमेंट करके। जिनको अगर पता है व्यंजन के वर्गों के प्रकार, नाम अगर पता है तो नाम भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। अब कथन बताना है कि कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। भाषा और लिपि के बीच कोई संबंध नहीं होता। वाणी अस्थायी होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। या वाणी स्थायी होती है। सभी लोग बताइए। यहाँ पे आपके जो व्यापम ईएसवी ने हैं, उसने विश्व की सभी भाषाएं थोड़े में फेरबदल में एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, इसको सही माना है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सही है ये भी आप लोग हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला पैसेज दिया गया है कि भारत के गांव में भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। गांव भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण जगत में स्वस्थ रहने की संपूर्ण नवचेतना नवशक्ति का संचार होता है। ये पैसेज दिया गया था और इस पैसेज से देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया उपयुक्त नाम पे उचित शीर्षक सब में से पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा गाँव का देश भारत। यहाँ पे हमारी पहली लाइन क्या दी गई थी? भारत के गांव भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इसका जो हमारा टाइटल या शीर्षक निकल के आ रहा है वह गांव का देश भारत। तो भारत हमारा किसका देश है? गांव का देश है। इसके बाद अगला जो प्रश्न इस पैसे से पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत जो है कि गद्यांश के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है? कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है गांव में रहती है? अब ये आपका जो है दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आज भी भारत के 60% जनसंख्या गांव में बसती है। तो आपके पैसेज में ही दिया गया था उत्तर, ठीक है। तो कहीं इतना भी दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। 60% दिया गया तो 60% वाले ऑप्शन पे कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था कि उपरोक्त गद्यांश में महाकवि सुमित्रानंद पंत की किस कविता का यह उदाहरण दिया गया है? तो यह भारत माता ग्रामवासिनी से लिया गया है। किससे? भारत माता ग्रामवासिनी से यह लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन बताना है, यानी सत्य को ठुकराना है, असत्य को बताना है यहाँ पे। तो आज भी भारत की 60% जनसंख्या गाँव में रहती है, तो सत्य हो जाएगा। भारत का किसान प्रकृति के भरोसे नहीं था, उसका जीवन बहुत ही सुखदायी थे, गलत है। भारत के किसान प्रकृति के भरोसे था, उसका जीवन बहुत ही सुखदायी नहीं था, दुखदायी भरा था। गांव की उन्नति से ही भारत की उन्नति होती है, ये सत्य है। भारत के गांव भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक ये भी दिया गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन यह नहीं दिया गया, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। और यही बताना था कि यह सत्य कौन सा है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आप कहे कि कमेंट फीडबैक सभी सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं आया है? तो इसमें एक अज्ञानता आया है, वास्तविक आया है, नवशक्ति आया, लेकिन शिक्षित शब्द इसमें नहीं आया है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्दों को देखना पड़ेगा पूरा गद्यांश, तभी इन चीज़ों को आपको क्लियर आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से वसंत का विलोम पूछा गया। तो वसंत मतलब नए पत्ते आना, और पत्ते झड़ना, तो पत्ते गिरना हो जाता है। वसंत ऋतु में देखते हैं हर पेड़ पौधे हरियाली होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में बारिश यानी नए पत्ते आते हैं। अगला प्रश्न है विधानवाचक वाक्य का चयन करना। विधानवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है? जैसे मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल, ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो जाए। तो वाक्यों से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। मुहावरा आंखें नीली पीली करना। अब आंखें नीली पीली करना, इसका उदाहरण क्या होता है? नाराज होना। कहते हैं ये तो बिल्कुल इसकी आंखें नीली पीली हो चुकी हैं इससे, यानी नाराज हो चुका है। अब काव्यांश दिया गया था। काव्यांश दिया गया था कि मातृभू सत सत बार प्रणाम,
प्रेम दया का इष्ट लिए तो, सत्य अहिंसा तेरा संयम नई चेतना नई स्फूर्ति युत। तुझ में चिर विकास है क्रम, चिर नवीन तू जरा मरण से, मुक्त सबल उद्दाम मातृभू सत सत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हैं माँ कोटि कोटि हम अज साथ में। गूंज उठे जय हिंद से नाद, सकल नगर और ग्राम मातृ तू सत सत बार प्रणाम। ये आपका कविता दी गई है। काव्यांश से प्रश्न पूछा गया था, उपरोक्त उचित रचयिता पूछा गया था। काव्यांश में रचयिता पूछा गया था और गद्यांश में शीर्षक। तो इस पंक्ति के रचयिता इस आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी की कविता है और रचना है। वैसे कविता सारांश में उनका नाम जरूर होना चाहिए। ऐसी कविताओं में ऐसा इस्तेमाल शब्द होना चाहिए कि उनका नाम भी आ जाए, तो इजीली होगा पहचानने के लिए। कविता में नाम होना बहुत ज़रूरी है, लेखक का नाम होना। चाहे कविता में कुछ शब्दों द्वारा ऐसा किया जाए, ऐसे शब्दों को उपयोग किया जाए जिससे लेखक का नाम भी उसमें आ जाए, तो जिससे आसानी होगी पहचानने में। अगला, निम्न में से नाद का अर्थ क्या होता है? तो नाद का अर्थ होता है आवाज़। क्या हो जाएगा साथियों? नाद का अर्थ होता है आवाज़, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया? तो जय हिंद का प्रयोग हुआ है, न्याय पताका का हुआ है, स्फूर्ति युद्ध का हुआ, लेकिन वीर वरदान इसमें नहीं आया है। ठीक, हमने पढ़ा पूरी कविता, और जब पढ़ लेते हैं तो कविता में रसानुभूत होती है, एक मन पड़ता है, एक रस के अनुसार पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करना कि एक हाथ में न्याय पताका दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, हमने पढ़ा है, वो अपने आप निकल आएगा। प्रेम भाव, यही तो है कविता का असली जो रसानुभूत होती है। उसके शब्दों का एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही अपेक्षाएं हमें होती हैं। अगला प्रश्न है, जो बहुत समय तक ठहर सके, इसके लिए एक शब्द का चयन करना। मतलब जो बहुत समय के लिए ठहर सके उसी को चिरस्थायी बोलते हैं। आशीर्वाद देते हैं ना, चिरायु स्थायी भव, चिरंजीवी भव, मतलब बहुत अधिक समय तक जियो। उसी प्रकार से जो बहुत समय तक ठहर सके, ठहरना मतलब स्थायी होना, तो चिरस्थायी। बहुत समय मतलब चिर, चिर शब्द का उपयोग किया जाता है बहुत समय के लिए। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का चयन करना है। तो सेना समूह हो जाएगा, बाकी दूरी, लोहा, शत्रुता इसमें कोई समूह नहीं है। लेकिन सेना एक ऐसा है जहाँ पे समूह की बात होती है। सेना एक को नहीं बोलेंगे, अनेक जो होते हैं समूह में कई लोग होंगे। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के अनुसार नई चेतना नई स्फूर्ति युति तुझ में चिर विकास है। इसका अर्थ क्रम में क्या दिया गया कि तुझ में चिर विकास है। नई चेतना नई स्फूर्ति युति तुझ में चिर विकास का क्रम है, तो विकास के क्रम की बात कर रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण होता है? अक्सर देखते होंगे बालक बालिकाएं जो विद्यार्थी होते हैं कक्षा से पलायन कर जाते हैं, विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, तो इनमें एक कारण क्या होता है? बहुत अधिक गृहकार्य देना, अरुचिकर विद्यालय या अध्यापक पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ऐसा कुछ नहीं होता। पलायन का जो मुख्य कारण होता है साथियों, वो होता है बहुत अधिक गृहकार्य, अरुचि विद्यालयी कार्यक्रम और अध्यापक और पक्षपात।